गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लाला लाजपत राय। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पे ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। तो उनको आपको पता होगा कि पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। तो वो जब पार्टीशन हो रहा था तो वो उसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स थे उनमें वो एक थे। और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको हम मार्टर्स डे भी मनाते हैं 17 नवंबर को। तो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे वो, स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उन्होंने आर्य समाज जो है उसको ज्वाइन किया था। इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे उसको, और इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक को ज्वाइन किया था, इसीलिए लाल बाल पाल ट्रायो जो है वो बहुत फेमस है। तो उन्होंने कास्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को भी हटाने की बात की, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी बहुत बोलते थे वो। उनके कुछ जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं, जैसे कि जब उनको उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और बहुत से पॉलिटिकल एजिटेशंस किए। फिर उनको बर्मा जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा, क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजिटेशन चल रहे थे, और बिना ट्रायल के उनको बर्मा भेज दिया गया। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी बहुत अपोज किया था, और उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में जाकर होम रूल लीग ऑफ अमेरिका जो है वो एस्टेब्लिश की थी। एक आइडियलिस्ट लीडर थे। प्रेसिडेंट भी बने वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एक उनकी एडिटर भी थे वो, आर्य गज़ट नाम से जो है उनकी एक जर्नल होता था, तो उसका वो एडिटिंग करते थे उसकी। उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में बनाई, पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी एसोसिएटेड रहे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो डिप्टी लीडर भी रहे 1926 में। साइमन कमीशन को अपोज करते हुए, आपको पता है उनकी जो है डेथ हो गई थी, उनको डंडों से मारा था पुलिस ने और उनकी डेथ हो गई थी। उसी की ही जो है रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह जो है वो इस मेन स्ट्रीम जो है एजिटेशन में सामने आए थे। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लाइट हेलीकॉप्टर MK3 एयरक्राफ्ट। तो इंडिजिनसली एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 एयरक्राफ्ट को जो है वो INS उत्कर्ष पे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड में उसको जो है वो इंडक्ट किया गया है, और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और ये हमारे एक बहुत ही बड़ा जाइंट लीप है इंडिजिनस मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने में। तो आत्मनिर्भर भारत के जो हमारा ड्रीम है उसमें बहुत बड़ा एक ये सक्सेस है। ऐसे 300 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो डिलीवर ऑलरेडी कर चुका है। ये MK3 जो वेरिएंट है वो मैरीटाइम रोल वाला वेरिएंट है, मैरीटाइम रोल है इसका। इसके अंदर ग्लास कॉकपिट है, शक्ति इंजन्स लगे हैं, एडवांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल रडार लगा है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड है, नाइट विजन डिवाइस भी है इसके अंदर। बहुत तरह के जो है ये काम कर सकता है। फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा हमारी इंडियन नेवी के लिए। तो ये आपके जो है मैरीटाइम सर्वेलेंस, स्पेशल फोर्सेस को सपोर्ट देना, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, सारे रोल जो है ये एयरक्राफ्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो गवर्नमेंट ने जो है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन जी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो अपॉइंट किया है, और जो है वो बहुत फेमस एक राइटर, ऑथर, टीचर और कंसल्टेंट हैं। इवन वो सिंगापुर में भी वो बहुत से बिजनेस स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं, और इंडिया में भी वो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाते रहे हैं। तो जो है पर्सनैलिटी से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंस, कमर्स, ट्रेड और इकोनॉमी के मैटर्स पर एडवाइस करते हैं। डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक डिवीजन को वो हेड करते हैं, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसको वो हेड करते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को वो देखते हैं कि कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से ही वो अपनी एडवाइस जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं। अब वैसे वो डायरेक्टली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करते हैं, लेकिन ये याद रखो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो अटैच्ड ऑफिस किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। तो ये बहुत एक टॉपिक आपको मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप मोस्ट प्रोबेबली इसको गलत कर बैठोगे, आपको हमेशा ये लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को के साथ अटैच्ड ऑफिस है, बट याद रखो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक अटैच्ड ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है जायद क्रॉप्स। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन को जो है वो एड्रेस किया है, और उन्होंने उसमें जायद क्रॉप्स के बारे में बात की है। उन्होंने बोला है कि जायद क्रॉप्स जो है उसकी जो कल्टीवेशन इंडिया में 2.7 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है पिछले 3-4 सालों में, और
इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है हमारे फार्मर्स के लिए क्योंकि रबी सीज़न और खरीफ सीज़न के बीच में ये ज़ायद सीज़न ही आता है, जिसमें ज़ायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं मोस्टली, जो आपके तरबूज, खरबूजे, आप जिसको खीरे कहते हो, आप क्यूकम्बर कहते हो, ये सब जो आपके क्रॉप्स होती हैं उनको हम ज़ायद क्रॉप्स कहते हैं। ये मार्च से जून के पीरियड के बीच में इसको उगाया जाता है। समर सीज़न की क्रॉप्स होती हैं ये, और इसको खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में, जो रबी और खरीफ के सीज़न के बीच में इसको बेसिकली उगाया जाता है। इसको बहुत एक ड्राई वेदर चाहिए होता है, वार्म ड्राई वेदर, लंबा दिन चाहिए होता है, लॉन्गर डे चाहिए होता है, तभी ये जो है फ्लावरिंग जो है ये क्रॉप्स तभी उग पाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ही जो है वो बात की गई है, और इसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा, ताकि जो है एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जो है फार्मर्स के लिए बन सके। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है टीवा कम्युनिटी। तो 250 मेंबर जो हैं एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, दो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके दो मेंबर जो हैं उन्होंने आर्म्स ले डाउन किए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ असम के सामने। तो ये टीवा लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड गोरखा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे जिन्होंने सरेंडर किया है। तो ये टीवा लिबरेशन आर्मी जो है 2014 में बनाई गई थी टीवा कम्युनिटी के कुछ लोगों द्वारा। तो उनकी कुछ डिमांड थी, उसके लिए उन्होंने ये एक तरह से आर्म्स उठा ली थी। तो मौरीगांव, नगांव, वेस्ट करबी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रल असम के, वहाँ पर ये मोस्टली एक्टिव थे। फिर जो आपका यूनाइटेड गोरखा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2007 में बनी थी, और ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन और बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है वो मोस्टली एक्टिव थे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें है टीवा कम्युनिटी। तो टीवा जो है वो असम और मेघालय में मोस्टली आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, ये एथनिक ग्रुप है, और ये कुछ एरियाज़ जो आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टेट ऑफ असम में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। इनको वैसे हम ललुंग कहते हैं, मतलब जो है कागज़ों में हम इनको ललुंग कहते हैं, और इवन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी जो है, कॉलोनियल लिटरेचर में भी जो है इनको ललूंग कहा जाता है। लेकिन ये जो मेंबर्स हैं ये अपने आप को टीवा प्रेफर करते हैं कहना, ठीक है, तो इसलिए हम इनको टीवा कम्युनिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नियोकोव। तो एक न्यू टाइप का कोरोना वायरस आ गया है, जिसमें कहा जा रहा है, अब ये क्लेम किया जा रहा है, ये सच है या नहीं है एक अलग बात है, बट क्लेम ये किया जा रहा है कि हर 3 में से 1 पर्सन को इसके में मारने की क्षमता है। तो अब जो है साउथ अफ्रीका में ये बैट्स में एमर्ज हुआ है ये वायरस। अब ये बता कौन रहा है? चाइना। वुहान इंस्टीट्यूट, जो वुहान लैब के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि एक वायरस आया है। उन्होंने अपने टाइम पर तो बताया नहीं था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में ये बता रहे हैं कि बैट्स में जो है एक वायरस हमको मिला है, नियोकोव नाम का। अब जो है एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये एक ओल्ड वायरस है, जो कि आपकी मर्स जो है, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसी का ही एक वर्जन है, उसका क्लोजली रिलेटेड है। और कहा जाता है कि नियोकोव जो है, जो वायरस है, ये ACE2 रिसेप्टर जो है बैट्स के, उसका यूज़ करता है। लेकिन अभी तक हमको कोई ऐसा जो है एविडेंस नहीं मिला है कि ये ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर्स में भी जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, या उसका यूज़ करते हुए हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं मिला है, हमें इतना पता लगा है कि ये सिर्फ बैट्स को इन्फेक्ट कर पा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है कि जिससे हम ये कह सकें कि ह्यूमन बीइंग्स को भी अफेक्ट कर चुका है। तो जो आपके, अब क्यों इसको इससे रिलेटेड किया जा रहा है कि हाँ ये इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव है, क्योंकि ये आपके जो वाइडर सेट ऑफ कोरोना वायरसेस हैं, जो कि मर्स को बिलोंग करते हैं, तो मर्स भी उसी को बिलोंग करता है, मर्बी को वायरसेस, तो उसी का ही एक ये सब कंपोनेंट है। और इसका हाई जितने भी मर्बी को वायरसेस होते हैं, उनका मोस्टली जो है वो हाई केस फर्टिलिटी रेट होता है 35% के आसपास। तो ये 35% की फिगर के हिसाब से ही ये कहा जा रहा है कि हर 3 में से 1 पर्सन को ये मार सकता है। अब सच है या नहीं है, ये तो अभी आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। अब मैटर ऑफ डिबेट है ये, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में ये बैट पॉपुलेशन में पाया गया, बहुत ही क्लोजली रिसेम्बलेंस है इसकी कोरोना वायरस से। और बैट में जो चाइनीज़ रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि बैट जो रिसेप्टर्स हैं, उन्हीं के सिमिलर रिसेप्टर्स जो हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करते हैं, उनको ही भी ये इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये है, अब ACE2 रिसेप्टर्स जो ह्यूमंस के होते हैं, वैसे ही ACE2 रिसेप्टर्स बैट के होते हैं। तो क्योंकि ये बैट के ACE2 रिसेप्टर्स को इन्फेक्ट कर पा रहा है, तो चाइनीज़ रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमंस के भी ACE2 रिसेप्टर्स को इन्फेक्ट कर पाएगा। अब अभी तक तो नहीं हमें कोई ऐसा एविडेंस मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होगी ये क्लेम करना कि ऐसा एक ये पैंडेमिक की सिचुएशन में आ जाएगा या कुछ भी है। तो अभी तक इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is Lala Lajpat Rai. So PM Modi has recently paid tributes to Lala Lajpat Rai on his Jayanti. So he is also known as Punjab Kesari or the Lion of Punjab. So he was one of the strongest protesters of partition of India. He was a social reformist and he was influenced by Swami Dayanand Saraswati, and that's why he joined Arya Samaj in Lahore. So he was a follower of Indian culture and tradition, and when he joined the extremist leaders, Bipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak, he was one of the trio of Lal Bal Pal, and he was a progressive. He wanted to remove caste and religious discrimination among people. He was vociferously against untouchability, and he wished to make India a secular state. Okay, so certain famous works are also there. Like he officially joined the Indian Congress Party and participated in many political agitations in Punjab. He was deported to Burma in 1907 without a trial because of his political agitation. He opposed the partition of Bengal, and he founded the Home Rule League of America in New York City. So he was an idealistic leader, and he became the president of All India Trade Union Congress. So he also worked as a journalist and editor. He edited the Arya Gazette, which was founded by himself, by him only. Okay, so what are the major contributions of him? So Servants of People Society was founded by him in 1921. He was also associated with the Punjab National Bank in 1921. He was also elected as the deputy leader of Central Legislative Assembly in 1926, and during his opposition to Simon Commission, he was lathi charged by the police, and he succumbed to those injuries. Okay, so you know that Bhagat Singh was inspired by Lala Lajpat Rai ji, and he vowed to take revenge of his death, and that's why he joined this political agitation, or he became a revolutionary. Okay, so now let us see the next topic, which is light helicopter Mk3 aircraft. So indigenously developed light helicopter Mk3 has been formally inducted at INS Utkrosh at Port Blair, that is in Andaman and Nicobar, and it is manufactured by Hindustan Aeronautics Limited. Over 300 of such aircrafts are already delivered by HAL, and they are being flown by our armed forces. So this Mk3 variant is a maritime role variant, and it has this glass cockpit, Shakti engines. Shakti engine is also an indigenously developed engine. So it has a advanced maritime patrol radar, electro-optical payload, and night vision device. So it has multi-role capabilities. Apart from maritime surveillance and supporting our special forces, it can also help our armed forces, or our navy in this case, in medical evacuation, and of course in search and rescue roles. Okay, so now let us see the next topic, which is chief economic advisor. So government of India has appointed Dr. V Anant Nageshwaran as the chief economic advisor. So he is a very famous writer, author, teacher, and consultant. You may have read his marvelous pieces in Live Mint. Also, there's this newspaper Mint, which is of HT Group. You may have read his opinion pieces also. So, anyways, we are not going to discuss about his personality. We have to focus upon this role or the duty, that is of chief economic advisor. So, this chief of economic advisor advises the government of India on matters related to finance, commerce, trade, and economy. So it reports directly to the Minister of Finance, and the CAA heads the economic division under the Department of Economic Affairs. So, apart from advising the government, how does it advise the government? So, basically, it examines the domestic and international economic trends, and based upon that, it formulates economic policies and how to manage the economy. The CEA advises the government upon that. Okay, so even though it reports directly to the finance minister, but the office of economic advisor is an attached office of the ministry of commerce and industry. Okay, so now let us see the next topic, which is Zaid crops. So while addressing the fourth national conference on agriculture for summer campaign, union agriculture minister has laid emphasis on the importance of Zaid crops in providing extra income to the farmers. So these Zaid crops are those crops which are cultivated between this Rabi and Kharif seasons. So he has highlighted that this Zaid crops cultivation has increased progressively about 2.7 times in the last 3 or 4 years. So
the importance of Zaid crops is there because it provides extra income to the farmers. Okay, so currently the farmers are only dependent on Kharif and Rabi crops. So these Zaid crops, these mid-season crops, are also important for them. So these Zaid crops are also known as the summer season crops. They are grown between the March to June period, that is the season between Rabi crops and Kharif crops. They require warm, dry weather, and they also require longer day length. So you know that watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, and certain fodder crops, they are the Zaid crops. Okay. So now let us see the next topic, which is Tiva community. So almost 250 members from two extremist organizations in Assam have laid down their arms before the Chief Minister of Assam during a formal program in Guwahati. So these two organizations are Tiva Liberation Army and United Gorkha People's Organization. So this Tiva Liberation Army was formed in 2014, and it operates in this Morigaon, Nagaon, and West Karbi Anglong districts of Assam. And United Gorkha People's Organization was formed in 2007, and it is mostly active in Bodoland territorial region as well as Biswanath district. Okay, so about the Tiva community, they inhabit the states of Assam and Meghalaya, and they are also found in Arunachal, Manipur, and Nagaland. So they have been recognized as scheduled tribes in Assam, in the state of Assam. So they had some certain grievances. So certain people from this community took up arms against the state, and now they are realizing their mistake, and some of them are laying down their arms. Okay, so they are also known as Lalungs in the Assamese Burunjis, and even the colonial literature, and in the even the Constitution of India. But the members of this group prefer to call themselves Tiva. That means the people who were lifted from below. Okay, so now let us see the next topic, which is Neocov. So there is a very big news about Neocov. This is a new type of coronavirus which has emerged, and Chinese researchers are saying, they have published their report in some journal, saying that it has the potential to kill one person in every three infected people. So its fatality rate is about 35% as per the Chinese people, the Chinese researchers. So this was discovered in South Africa among bats. And why these Chinese researchers are claiming that this virus has also the potential to infect the humanity? So because the ACE2 receptors in bats are being infected by this Neocov, and until now we have not observed any case where the human ACE2 receptors can be infected by this same virus. So they are assuming that just because this SARS-CoV-2 could infect ACE2 receptors of bats, and that's why it modified itself, or it changed into another variant to infect the human ACE2 receptors, this Neocov could also infect human beings. Okay, so of course there is no such evidence as of yet. It has been found only on bats, and it has never infected a human being as of now. So it is a part, this Neocov is a part of wider set of coronaviruses that even the MERS belongs to, that is our Merbicoviruses. And these Merbicoviruses are generally having a high fatality rate of about 35%. So that's how these Chinese researchers are claiming that even this Neocov could have 35% mortality rate. Okay, but this is a matter of debate. Like I'm telling you that researchers are saying that just because it was found in a bat population in South Africa some time ago, it does not mean that it has the potential to also infect human beings. In fact, the Chinese researchers have said that bat receptors used by this Neocov were similar to the one which was infected by SARS-CoV-2, and it later on infected human beings. But like telling you, there is no such report that this virus has been able to infect a human ACE2 receptor. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.